कैश लेजर रूल कौन सा आ गया 87E इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कैसे टॉपअप करना है उसका प्रोसीजर देखो, क्योंकि वो प्रोसीजर पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है। क्या बोला मैंने, वही प्रोसीजर यहाँ पर पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे चालान बनाना है, चालान के थ्रू दिखता कैसा है, चालान CIN नंबर मिलेगा, CPIN नंबर मिलेगा, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो सारा कुछ आपको क्या चीज होगा जब चालान जनरेट करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। ये देखो ये सारी चीजें उसी के बारे में है और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद रूल 50 हो जाएगा, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया है। आ जाओ पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले आप वीडियो देख लो कि कैसे पैसा टॉपअप करना है हमें, ठीक है, वो वीडियो आ रही है अब आपके साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज CA सुनील राउत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने ई कैश लेजर में कैसे पैसा टॉपअप करना है। तो ये वीडियो फॉलो करते जाइए और आराम से सीखते जाइए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा www.gst.gov.in पर, जो कि है गवर्नमेंट की वेबसाइट, जहां पे ये GST के सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। यहाँ पे होम है, सर्विस है, GST लॉ के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको रिटर्न यहाँ पे भरनी है तो यहीं से भरेंगे, आपने अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो यहाँ से भरेंगे। आपको अपने अकाउंट में यानी कि ई कैश लेजर में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि आपको उसमें पैसा टॉपअप करना है, पैसा भरना है, तो कैसे भरेंगे, यहीं से भरेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने लॉगिन ID पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट में। आप देख सकते हैं ये है डैशबोर्ड और ये है सर्विस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है हमारे लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन है, लेजर दे रखे हैं हमारे सारे, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और रिटर्न्स वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो सर्विस के बाद जो पेमेंट है ये हमारा मेन टैब है, क्योंकि हमें पेमेंट करते हुए किस में जाना है, सीधा क्रिएट चालान करना है। क्रिएट चालान करने के लिए पहले हम पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, यानी सर्विस पे गए, फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे गए। आप सबसे पहला देख रहे हैं इसमें क्या, क्रिएट चालान, ठीक है। तो क्रिएट चालान को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम चालान पर चले जाएंगे कि हमारा चालान जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएट चालान का ऑप्शन सबसे पहले है, तो हमने चालान जनरेट किया और ये आ गया है हमारे सामने चालान खुलकर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CGST लिखा हुआ है, यानी कि CGST की जो टैक्स लाइबिलिटी है, CGST की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, हम यहाँ पे उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। CGST के इंटरेस्ट कितना पे करना है यहाँ पे लिखेंगे, CGST का पेनल्टी कितना पे करना है हम यहाँ पे लिखेंगे, CGST की फीस कितनी पे करनी है, और अदर पेमेंट कितनी करनी है CGST के रिगार्डिंग, CGST एक्ट के रिगार्डिंग। तो हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें पेमेंट को फिल करना पड़ेगा, ठीक है, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। IGST की मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सेस कितना भरना पड़ेगा वो भी है, इंटरेस्ट, पेनल्टी। और यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, यहाँ पे हमारा हरियाणा SGST दिखा रहा होगा। अगर आप किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तो आपका SGST रिलेवेंट SGST यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में हो तो यहाँ पे दिल्ली SGST दिखाएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या है, हरियाणा SGST। तो हरियाणा SGST है, तो हरियाणा SGST में हमें कौन कौन सी पेमेंट, टैक्स की कितनी पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट मोड, ई पेमेंट, हमें ई पेमेंट करना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले हम भर देते हैं हमें कितनी पेमेंट करनी है। मान लीजिए मुझे ₹1 पे करना है इसका SGST का, ठीक है, और ₹1 इंटरेस्ट का पेमेंट करना। तो ये पहले हम टॉपअप कर रहे हैं, IGST का ₹1, सेस का ₹1, और हरियाणा गवर्नमेंट को मुझे ₹1 टैक्स का न देना है, हरियाणा गवर्नमेंट को, यानी कि SGST का। तो टोटल हो गए हमारे ₹5। ₹5 हमें टोटल चालान अमाउंट दिखा रहा है ₹5, यानी कि इतना हमें पेमेंट करना है, यानी कि इतना अमाउंट टॉपअप करना है पहले तो, फिर उसके बाद मैं यूटिलाइज करूंगा। टॉपअप करने के लिए पहले मैंने क्रिएट चालान किया, और क्रिएट चालान ये दिस इज जस्ट लाइक कि आप बैंक में जाते हैं और पहले फॉर्म भरते हैं कि मुझे डिपॉजिट कितना करना है, ठीक है। तो वो फॉर्म की तरह ही है, आपको ये फॉर्म भर लेना है, और ई पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो अदर ऑप्शंस भी हैं, उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई पेमेंट का जो टैब है इसको क्लिक करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। ये अदर काउंटर पेमेंट वगैरह हैं, ये अभी इसका ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले हमें इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्टिवेट हो गया है जनरेट चालान करने के लिए। तो अब जनरेट चालान पे हमें क्लिक कर देना है,
अब तक जनरेट नहीं हुआ है, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। देखिए अब आपके सामने ये जनरेट होके आ गया। जनरेट होने पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सीपीआईएन नंबर आपको मिला है। सीपीआईएन नंबर 14 डिजिट का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। साइड में लिखा हुआ है क्या, चालान की डेट, कौन से दिन ये चालान बनाया गया है उसकी डेट लिखी हुई है, और कौन से दिन ये चालान एक्सपायर होगा उसकी डेट लिखी हुई है। दोनों की डिफरेंस जो है वो, ये चालान जो वैलिड होता है 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे 5 रुपए की पेमेंट जो है उसको कर देनी है गवर्नमेंट को। अगर सर 15 दिन के अंदर हमने 5 रुपए की पेमेंट नहीं की तो क्या होगा सर, ये चालान जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और हमें न्यू चालान जो है वो जनरेट करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? न्यू चालान हम लोगों को जनरेट करना होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ये चालान है, यहाँ पे मैंने भर दिए हैं। यहाँ पे 5 रुपये आपको दिख रहे हैं कि टोटल अमाउंट चालान का हमें यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे अब सिलेक्शन मोड जो करना है हमें किसका, ई पेमेंट का, कि ई पेमेंट आपको किसके ज़रिए करना है इस 5 रुपये की पेमेंट को। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि या तो हम प्रेफर्ड बैंक की पेमेंट कर सकते हैं। प्रेफर्ड बैंक यानी डेबिट कार्ड हो सकता है हमारा, क्रेडिट कार्ड हो सकता है हमारा, और ई बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से हमें क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग की पेमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, मेरा अकाउंट जो है, ये सारे के सारे ऑथराइज बैंक हैं जो नेट बैंकिंग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। मेरा एसबीआई में है तो मैंने एसबीआई क्लिक किया, टर्म्स एंड कंडीशन मैंने इसको लिखा और मेक पेमेंट पे क्लिक किया। हम आ जाएंगे सीधा सीधा अपने वेबसाइट पर, एसबीआई की वेबसाइट पर, क्योंकि यहाँ से हमें पेमेंट करनी है। तो एसबीआई की वेबसाइट हमारे सामने खुल गई है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा और एंटर कर दूंगा। तो एंटर करते ही अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको लिखा हुआ है मर्चेंट आईडी लिखा हुआ है, यानी जीएसटीआईएन को पेमेंट करनी है। सीपीआईएन लिखा हुआ है, उसका नंबर दे लिखना है। ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है। जीएसटीएन लिखा हुआ है कि कौन पेमेंट कर रहा है। ठीक है, चालान एक्सपायर कब होगा, किस चालान के अगेंस्ट में मेरे पेमेंट होनी है, उसका भी जिक्र किया हुआ है। और यहाँ पे और चीज़ भी लिखी हुई है कि किस किस के रिगार्डिंग मुझे पेमेंट करनी है। देखिए आईजीएसटी का अलग लिखा हुआ है, एसजीएसटी का अलग लिखा हुआ है, सीजीएसटी का अलग लिखा हुआ है। आप देखेंगे सीजीएसटी का 2 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 रुपये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने 1 रुपये जो था पेमेंट, वो था हमारा टैक्स का, और फिर 1 रुपये था इंटरेस्ट का। टोटल अमाउंट यहाँ पे 5 रुपये आ गया है आपके सामने। इसको कंफर्म करेंगे या फिर रीसेट करेंगे। अगर हमारा अमाउंट सही नहीं लिखा है तो हम इसको रीसेट करेंगे। कंफर्म कर देता हूं क्योंकि हमारा अमाउंट सही है। दोबारा आपको कंफर्मेशन के लिए बोला गया, ये फाइनल आपको एक बार चेक कर लेना, इसके बाद ये पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए ये पेमेंट मेरी हो गई है। अब यहाँ से ये चीज़ जो है रेफरेंस आईडी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ से हम पोर्टल पे चले जाएंगे, दोबारा दूसरे पोर्टल पे हम चले जाएंगे, यानी कि जीएसटीएन के पोर्टल पे डायरेक्टली चले जाएंगे। अब जीएसटीएन के पोर्टल पे डायरेक्टली आ गए। यहाँ पे इसने हमें एक्नॉलेजमेंट दे दी है कि हमारी पेमेंट जो है वो हो चुकी है ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट में। यहाँ से अगर आपको रिसिप्ट देखना है तो व्यू रिसिप्ट यहाँ पे कर सकते हो आप। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि टैक्स रेमिटेंस ऑफ ₹5 बाय बैंक ट्रांजैक्शन आईडी डैश सक्सेसफुली कंप्लीटेड। व्यू रिसिप्ट करते हैं। व्यू रिसिप्ट आपने किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सीपीआईएन नंबर भी दिख रहा है और उसके नीचे पेमेंट ऑप्शन पे ये देखो, यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी करके सेव कर सकते हो इस रिसिप्ट को, कि आपने 5 रुपये की पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे सीपीआईएन नंबर और सीआईएन नंबर भी नीचे आ गया है, जो कि है 18 डिजिट का, यानी कि 14 डिजिट किसके हैं, सीपीआईएन के, और फिर 4 डिजिट जो है वो बैंक के हैं। हम देखते हैं कि हमारा पैसा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्वियस है कि हमने पेमेंट कर दिया, हमारा पैसा ऐड हुआ है। तो सबसे पहले सर्विस पे जाएंगे, अब लेजर्स पे जाएंगे। लेजर में हम चेक करेंगे कौन से लेजर को, कैश लेजर को। सर कैश लेजर को हमें चेक करना है। कैश लेजर को हमने चेक किया, देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा 10 रुपीज़, यानी 5 रुपये मैंने पहले से ही टॉपअप करके रखा हुआ था। अभी जो पेमेंट आपके सामने की वो 5 रुपये की पेमेंट की है। यहाँ पे टोटल बैलेंस आ गया 10 रुपये। चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे चालान हिस्ट्री लिखी हुई है। देखिए कितने की कब पेमेंट की। देखिए ये नीचे वाले पे पेमेंट, ये पहले से ही पेमेंट हो रखी थी इस चीज़ की, यानी कि 5 रुपये की पेमेंट मैं पहले से ही कर चुका हूँ। और अब मैंने पेमेंट 5 रुपये की, और पेड स्टेटस जो दिखा रहा है उसका पेड दिखा रहा है, यानी कि अगर वो पेमेंट बैंक को नहीं मिली होती तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा होता, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेड दिखा रहा है। चलिए अब अगर आपको ये सीपीआईएन नंबर देखना है, यानी कि इसमें कितनी कितनी पेमेंट किस किस तौर पे की हुई है 5 रुपये की, यहाँ पे तो टोटल दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सीपीआईएन नंबर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम उस चालान पे पहुंच जाएंगे कि किसकी हमने कितनी कितनी पेमेंट की। देखिए टोटल का बाइफर्केशन आ गया कि मैंने इतना इतना किया है पेमेंट। ठीक है, अब चलिए अब हम दिखा देते हैं कि आपको दूसरे जो ऑप्शन थे पेमेंट मोड के, तो पेमेंट मोड पे जाएंगे।
क्रिएट चालान करा हमने दोबारा, और यहाँ पे जो दूसरा है ऑप्शन ये ओवर द काउंटर पेमेंट है और एनईएफटी है, आरटीजीएस या एनईएफटी कर सकते हैं। ये इसकी पेमेंट जो है हमें बैंक में जाके करनी पड़ती है। तो सर बैंक में जाके अगर हमें पेमेंट करनी है तो पहले तो चालान हमें यहीं से हमें चाहिए, चालान जो हम जनरेट करेंगे यहीं से जनरेट करेंगे, चालान को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको काउंटर पे जाके उसकी पेमेंट करेंगे, और उसके साथ हमें ये चालान को भी जनरेट करके वहां पर जमा करना होगा, काउंटर पे हमें देना पड़ेगा। तो आपको जनरेट काउंटर पेमेंट भी करोगे तो आपको जनरेट चालान यहीं से करना है, ऑनलाइन ही आपको जनरेट करना पड़ेगा चालान, और फिर आपको ये लेके और उसकी पेमेंट आप काउंटर पे बैंक पे जाके कर सकते हैं। चलिए, अब तक तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है, आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे होता है हमारा, यानी CIN नंबर भी हमें मिल जाता है। CIN नंबर हमें तब मिलता है जब हम बैंक को पेमेंट कर देते हैं तो हमारा CIN नंबर आ जाता है। लॉग आउट कर देते हैं सक्सेसफुली, ये हमारा लॉग आउट हो गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। चलो, आपने वीडियो तो देख ली, अब आपको पता चल चुका है कि CIN नंबर हमें कब मिलता है, CIN नंबर सर कब मिलता है, और CPIN नंबर कब मिलता है। सर CPIN नंबर जो मिलता है हमें, वो मिलता है हमें जब हम चालान जनरेट कर लेते हैं। तो चालान कितने दिन के लिए वैलिड रहता है सर? 15 दिनों के लिए वो वैलिड रहता था, और उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती थी। 15 दिनों के लिए वो वैलिड रहता था। अगर 15 दिन हमारे एक्सपायर हो जाते हैं तो हमें दोबारा नया चालान बनाना पड़ेगा और उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या? यस सर, पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ CIN नंबर की, यानी चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करता हूँ, तो वो कितने डिजिट का होता था? 18 डिजिट का होता था। शुरू के 4 डिजिट जो है वो बैंक का कोड होता है और बाकी के CPIN नंबर होता था। याद है? वही चीज यहां पे पढ़ेंगे। देखो, ई कैश लेजर शेल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म GST PMT 05 में। किसमें बताया जाएगा? GST PMT 05 में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सबसेक्शन 1 of section 49 shall be maintained in form GST PMT 05 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fees or other amount on the common portal for crediting the amount of deposit and debiting the payment therefrom towards the tax, interest, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। यानी क्या बोला? डेबिट करेंगे अगर टैक्स, हर एक बंदा हर एक टैक्स पेयर को अगर टैक्स की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, फीस की पेमेंट करनी है, अदर अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो उसका अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली पेमेंट अगर कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। चलो, उसने क्या बोला? चालान टू बी जनरेटेड इन फॉर्म GST PMT 06 में चालान बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चालान उनको बनाना पड़ेगा। एनी पर्सन, जो बताया था ना चालान बनाना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, फिर उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन में क्रिएट चालान करके था। ठीक है, तो चालान को क्रिएट करना पड़ेगा, पहले चालान को क्रिएट करना पड़ेगा। एनी पर्सन और a person on his behalf shall generate a challan in form GST PMT 06 on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards the tax, interest, penalty, fees। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अलग अलग हेड थे। IGST के लिए कितना, CGST के लिए कितना, SGST के लिए कितना, UTGST के लिए कितना, ये सारी चीजें हमें अलग अलग भरनी होती थी। तो उससे हमें चालान, अब आपके समझ में आ रहा होगा वो चीज, चालान हमें बनाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड चालान इन फॉर्म GST PMT 06 जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल शैल बी वैलिड अप टू द 15 डेज। देखा वहां पे एक्सपायरी डेट और वो थी, तो उसमें क्या था? 15 डेज तक वो वैलिड था। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ गया है। मोड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे कैसे पैसा टॉपअप करना है, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑथराइज बैंक। क्या बोला? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर करना है तो तुम्हें तो जिनको ऑथराइज किया होगा गवर्नमेंट ने, जिन बैंक्स को ऑथराइज कर रहा है, सिर्फ उसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आप। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑथराइज बैंक से करना पड़ेगा। ठीक है, NEFT करना है जो, या फिर RTGS करना है, तो RTGS और NEFT अगर करना है तो किसी भी बैंक से कर सकते हो, क्योंकि ये बैंक के पास जाके होगा, यानी बैंक में जाकर करना पड़ेगा आपको। RTGS या NEFT अगर करना होगा तो वो बैंक में जाके करोगे, तो किसी भी बैंक से आप कर सकते हो। ठीक है, ओवर द काउंटर पेमेंट यानी बैंक पर जाना है, काउंटर पेमेंट करनी है आपको, तो कर सकते हो। ऑथराइज बैंक होना चाहिए उसके अंदर, जिसको भी ऑथराइज किया गया होगा गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू कर सकते हो डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड, यानी कि लिमिट रख दी गई कि एक टैक्स पीरियड। देखो, ऑनलाइन अगर करोगे पेमेंट टैक्स की, समझ रहे हो, ऑनलाइन अगर ई कैश लेजर में टॉपअप करोगे पैसा, तो वो तो तुम कितना भी कर सकते हो,
कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने काउंटर पे पेमेंट करना चाहा तो काउंटर पे सिर्फ 10,000 का ही पेमेंट होगा, जो बताया था ना काउंटर पेमेंट। लेकिन चालान कहां से जनरेट होगा? चालान भी तुम्हें ऑनलाइन ही जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ही चालान जनरेट करोगे और फिर जाके काउंटर पे जाके पेमेंट करोगे। कितने की पेमेंट कर सकते हो? कितने की? बोलो बोलो सर 10,000 की पेमेंट कर सकते हैं हम। तो 10,000 की पेमेंट आप कर सकते हो बाय चेक से काउंटर पे जाके, या फिर कैश से, या फिर डिमांड ड्राफ्ट से आप पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। एक्सेप्शन बताया गया है ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ₹10,000। 10,000 जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ना, उसकी कुछ एक्सेप्शन बताई गई। किन किन के लिए ये 10,000 वाला जो लिमिट है वो काम नहीं करेगा, यानी कि वो 10,000 से ज्यादा भी कर सकते हैं। कौन कौन है? प्रोवाइडेड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चालान इन केस ऑफ अन ओवर द काउंटर पेमेंट, काउंटर पर जाकर पेमेंट जो है शैल नॉट अप्लाई, नहीं अप्लाई होगी टू डिपॉजिट टू बी मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा उनको अगर पेमेंट करनी होगी तो काउंटर पेमेंट वो 10,000 से ज्यादा कर सकते हैं। और एनी अदर डिपॉजिट मेड बाय पर्सन नोटिफाइड, जो भी पर्सन को नोटिफाई किया गया है बाय द कमिश्नर ने कुछ पर्सन को नोटिफाई कर दिया होगा, उन्होंने बोला कि तुम लोगों को दिक्कत है ऑनलाइन पेमेंट करने में, कोई दिक्कत नहीं, तुम काउंटर पे जाओ और पेमेंट कर सकते हो 10,000 से ऊपर की, आपके लिमिट काम करके नहीं चलेगी। अच्छा, प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यू, यानी कि आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड है या फिर नॉट रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू द अटैचमेंट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला उसने? बोला कि प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ केस लगा दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ केस कर दिया, और यानी कि कोई एक सामने वाला बंदा है और उससे वसूलना है पैसा, उससे जब पैसा वसूलना है तो उससे पेमेंट करवानी है टैक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करवानी है, ठीक है। क्रेडिट लेजर तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकता है उन पेमेंट के लिए, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो क्या सर वो काउंटर पे जाके वो कहेगा कि जाओ काउंटर पे जाओ पेमेंट कर लो, पेमेंट करो? प्रॉपर ऑफिसर उससे पेमेंट करवा रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर जब वो पेमेंट करवाएगा, इन रिकवरी की है और प्रॉपर ऑफिसर उसको जमा करेगा, तो वो काउंटर पे 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। अगर कोई भी रिकवरी की है, यानी कि सेल कर उसने जीएसटी नहीं दिया तो उसकी प्रॉपर्टी हमने अटैच कर ली, बोला था ना कि जीएसटी में ऐसे ऐसे भी प्रोविजंस हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर टैक्स की पेमेंट नहीं की तो आपकी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है, तो उसको बेच बाच के टैक्स का अमाउंट निकाला जाएगा। तो अब उसको बेच के अगर टैक्स की रिकवरी हुई है तो उसको जमा करने के लिए काउंटर पे अगर जाएंगे तो 10,000 की लिमिट काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। प्रॉपर ऑफिसर के लिए काम नहीं करेगी और अदर ऑफिसर के लिए ऑथराइज्ड जो है उसके लिए भी काम नहीं करेगी। अगर क्या कर रहे हैं वो, कलेक्टेड यानी कि अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी और अडहॉक डिपॉजिट वगैरह अगर कर रहे हैं, तो यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह उन्होंने किया है, कुछ भी कोई भी रीजन के लिए उन्होंने टैक्स की चोरी की है, अब उनसे कैश टैक्स इंस्पेक्शन के दौरान क्या बोलेंगे कि टैक्स भरो। अब टैक्स भरोगे तो उस पर 10,000 की लिमिट काम करके चलेगी क्या? ना ना ना, 10,000 की लिमिट काम करके नहीं चलेगी। आ जाओ आगे क्या बोला, पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब अगर पेमेंट करनी हो तो वो कैसे पेमेंट करेगा? जैसे कि इसने बोला कि एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी टीआईएन नंबर, टीआईएन टेम्पररी, जैसे बोला था ना, जनरेटेड थ्रू द कॉमन पोर्टल। यानी कि क्या, आपने आपका 20 लाख से ऊपर हो गया, बताया था 20 लाख से ऊपर हो गया, पर आपने बताया नहीं तो और ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो ऑफिसर ने आपको टेम्परेरी गर्दन मोड़ के आपकी टेम्परेरी रजिस्टर कर दिया आपको, तो पहले टीआईएन नंबर मिलता, तो टीआईएन नंबर के थ्रू वो क्या कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन उसको वो टैक्स की डिपॉजिट गवर्नमेंट को कर सकता है। टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं टीआईएन नंबर। अच्छा, मैंडेट फॉर्म टू बी जनरेटेड, एक मैंडेट फॉर्म होता है उसको भी जनरेट करना पड़ेगा, मैंडेट फॉर्म टू बी जनरेटेड विद द चालान, चालान के थ्रू उसको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोला, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय द एनईएफटी और आरटीजीएस, आपने मोड कौन सा इस्तेमाल किया, एनईएफटी और आरटीजीएस करना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोड फ्रॉम एनी बैंक से करना पड़ेगा। तो मैंडेट फॉर्म शैल बी जनरेटेड अलोंग विद द चालान ऑन द कॉमन पोर्टल, चालान तो आपको कॉमन पोर्टल पर जैसे मैंने दिखाया था वीडियो में वैसे ही आपको जनरेट करना पड़ेगा, उसके साथ एक और मैंडेट फॉर्म भी होता है, मैंडेट फॉर्म भी आपको जनरेट करना पड़ेगा, एंड सेम शैल बी सबमिटेड टू द बैंक फ्रॉम वेयर द पेमेंट इज टू बी मेड, जहां से पेमेंट करनी है आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द मैंडेट फॉर्म जो होता है शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज, वो भी क्या होगा, फिर 15 दिनों के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ चालान।
समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसी आपने वीडियो अगर देख रखी है तो वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। हा, क्या बोल दिया, देखो देखो भाई क्या बोला उसने। उसने बोला कि CIN शैल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक, यानी कि जो मैंने SBI से पेमेंट किया था, SBI में पेमेंट किया था, और CIN कब आया, जब पेमेंट हो गया, ये चालान जनरेट किया था। नहीं सर, चालान जब जनरेट हुआ था तो CPIN बना था, 14 डिजिट का CPIN नंबर मिला था। फिर जब मैंने उस चालान की पेमेंट की, यानी कि मैंने SBI से की थी, तो SBI से जैसे ही SBI के अकाउंट में आ गई वो टैक्स की पेमेंट, तो उसने मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको क्रेडिट कर दिया था, ठीक है, और CIN नंबर दे दिया था। जो मैंने बोला था ना, एक रिसिप्ट भी है, रिसिप्ट में भी CIN नंबर था, उसके वीडियो में भी मैंने मेंशन कर रखा है CIN नंबर, देख लेना, ठीक है, एरो करके। तो यानी कि CIN नंबर शैल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट, यानी सक्सेसफुल क्रेडिट हो जाएगा जैसे ऑन अकाउंट कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट में अगर चला जाएगा, मेंटेन इन दी ऑथराइज बैंक ने अगर मेंटेन कर रखा है गवर्नमेंट का अकाउंट, एंड द चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि CIN शैल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक एंड द सेम शैल बी इंडिकेटेड इन द चालान में उसको इंडिकेट कर दिया जाएगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ CIN नंबर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी कैश लेजर। उसमें क्या बोला, ऑन रिसीप्ट ऑफ चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक दिस सेड अमाउंट शैल बी credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made, and on common portal shall make available a receipt of this effect। इसका रिसिप्ट वो दे देगा आपको, रिसिप्ट बताया था ना जो डाउनलोड कर लिया था मैंने, उसकी रिसिप्ट भी वो दे देगा, तो रिसिप्ट भी आप डाउनलोड करके रख सकते थे, तो वही वाली चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑन कॉमन पोर्टल वेयर नो CIN इज जनरेटेड, कोई भी CIN नहीं जनरेट हुई है, और जनरेटेड बट नॉट कम्युनिकेटेड, क्या बोला कि आपने रिसिप्ट तो हो गई, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, पैसा कटने के बाद ना तो CIN नंबर जनरेट हुआ, और ना ही, या तो आपको CIN नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, या तो जनरेट हुआ बट आपके कॉमन पोर्टल पे नहीं आया, आपको मिला ही नहीं। तो क्या होगा, वेयर द बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन कंसर्न और पर्सन मेकिंग डिपॉजिट ऑन हिज बिहाफ इज डेबिटेड, यानी डेबिट हो गया आपका अकाउंट, भैया आपका कट गया सही से, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, और आपको क्या हुआ, आपके अकाउंट से पैसा कट गया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही नहीं आया, CIN नंबर आपको मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि बैंक तो तभी देगा ना CIN नंबर जब उसके पास पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंट में से कट गया यानी कि बैंक के अकाउंट में नहीं आया, तो क्या होगा, नो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर इज जनरेटेड, CIN नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, या फिर जनरेटेड बट नॉट कम्युनिकेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल, पर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। दिस सेड पर्सन मे रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST PMT 07 में बताएगा क्या, थ्रू द कॉमन पोर्टल टू बैंक और इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के थ्रू, क्या बोलेगा, बैंक को बताएगा कि भैया मेरी पेमेंट तो कट गई है, पर वो पेमेंट गई क्यों नहीं, उसको इन्फॉर्म करेगा, वो सारे जाके वो केस कौन से फॉर्म में करेगा, GST PMT 07 में। अच्छा, TDS TCS शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मैंने सॉरी कैश लेजर, क्रेडिट लेजर में या कैश लेजर में, कैश लेजर में बताया था मैंने, क्या बोला था कि अगर आपका TDS कटता है या TCS कटता है तो वो किसके, आपके कैश लेजर में आके आपका डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें यही बोला था, अमाउंट डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन सेक्शन 51 और कलेक्टेड अंडर 52 में TCS और 51 में TDS अगर कलेक्ट किया गया है, इसमें क्या होगा, क्लेम्ड इन फॉर्म GSTR2 बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, GSTR2 में उसने रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने लिखा होगा, फ्रॉम whom the said amount was deducted and collected shall be credited to his electronic cash ledger in accordance with the provision of rule 87, रूल 87 के हिसाब से उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, रिफंड क्लेम shall be debited to the ई कैश लेजर में रिफंड अगर करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। फिर उसके बाद रिफंड सो क्लेम अगर रिजेक्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा सर। अच्छा, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो आपको डिस्क्रिपेंसी बतानी पड़ेगी इन फॉर्म GST PMT 04 में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, रिफंड शैल बी डीम टू बी रिजेक्टेड इफ अपील इज फाइनली रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दी गई तो, यही सारी चीजें थी। चलो आ जाओ, इसमें लिखा रूल 88, एक है रूल 88। रूल 88 क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर एक के लिए ईच ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की गई है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और
credit ledger, as the case may be. The unique identification number relating to the discharge of any liability shall be indicated in the corresponding entry in इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. कुछ भी अगर डेबिट किया क्रेडिट किया तो ये सारा के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, उसके वही चीज मतलब करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल एट ईच क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. लाइबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट कर दिया यानी पेमेंट कर दिया जब तुमने, फॉर रीजन अदर देन दोज कवर्ड इन सब रूल 2. ठीक है, चलो आ जाओ. अब मेन सब सेक्शन आ गया हमारा, मेन सेक्शन है ये, लास्ट सेक्शन है हमारा, बस खत्म हो गया. लास्ट सेक्शन है हमारा क्या चीज, सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑफ डिले पेमेंट ऑफ टैक्स. इंटरेस्ट ऑफ डिले पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? आपको पेमेंट करनी होती है कब तक? 20 तारीख तक. क्या बोला सर? आपको पेमेंट जब करनी होती है 20 तारीख तक, आपने की 30 तारीख को, तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा. तो वो किसके तहत देना पड़ेगा? सेक्शन 50 हम पढ़ते हुए आ रहे थे. सेक्शन 50 के तहत हमें क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? यस, देखो आप सेक्शन 50 पढ़ेंगे, आ जाओ. उसने बोला कि पर्सन फेल टू पे टैक्स विद इन टाइम, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम शैल बी चार्ज. 18% चार्ज होगा. एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे टैक्स or any part thereof to the government within the period prescribed shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay करेगा on his own interest at such rate but not exceeding. यानी कि उसको तो पहले तो पे करेगा ही करेगा by his own, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा not exceeding 18%. 18% से ज्यादा नहीं. ये सेक्शन ने लिखा है कि 18% से वो ज्यादा नहीं कर सकता. अब ये रोड और रेट को नोटिफाई किया जाएगा एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. और नोटिफाई क्या किया गया है? 18% ही नोटिफाई किया गया. 18% ही नोटिफाई किया गया है. देखो इसने क्या बोला, इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच द टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड. यानी कि 20 तारीख को ड्यू होता है, उसके अगले दिन 21 तारीख से आपका टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू होगा. 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक का आपका इंटरेस्ट, 30 तारीख को पेमेंट किया, 30 तारीख तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अच्छा, जितने दिन के लिए अनपेड था. और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%. टैक्स पेयर हु मेक्स अनड्यू या फिर एक्सेस क्लेम ऑफ undue or excess claim of input tax credit under section 42 मैचिंग वाला, और एक्सेस रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. यानी कि आपने ज्यादा इनपुट टैक्स ले लिया, या फिर सिंपल में ज्यादा इनपुट टैक्स ले लिया, या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो थी वो आपने एक्सेस में रिड्यूस कर दी. तो किसी भी तौर पे आपने यानी कि गवर्नमेंट को पेमेंट कम दी, तो एज पर सेक्शन 42 और 43 में तो क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी. और इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 24% आपको करनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ गया है. चलो एनालिसिस पढ़ लेते हैं थोड़ा, रेट वगैरह. रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. हाउएवर सच रेट टू बी नोटिफाइड शैल नॉट एक्सीड द 18% इन द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, टैक्स की पेमेंट में अगर अनड्यू एक्सेस वगैरह आपने क्लेम ले लिया, या फिर आउटपुट टैक्स आपने रिड्यूस कर दिया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने रिड्यूस कर दी एक्सेस, ठीक है, तो उसके लिए आपको 24% देना पड़ेगा. अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड, ये मेन है, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच एक्चुअल टैक्स पेमेंट. जो यानी कि एक्चुअल टैक्स पेमेंट की डेट थी, ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेट होना चालू होगा. अदर रेलिवेंट पॉइंट क्या होता है? टैक्स का मतलब क्या चीज था? ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह पढ़ लेना, ये सारी चीजें नॉर्मल है. ठीक है, तो सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या बोलता है? टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि क्या बोला? रॉन्गफुली कलेक्ट कर लिया और पे कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को. देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द एरोनियस डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई. नेचर ऑफ सप्लाई मुझे नहीं पता थी, यानी कि इंटर स्टेट थी, मुझे आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी, पर मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट कर डाली. समझ में आ रहा है क्या? देखो, नेचर ऑफ पेमेंट इज नॉट परमिटेड. इसने क्या बोला कि एरोनियस पेमेंट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन द एरोनियस डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट परमिटेड टू बी एडजस्टेड बिकॉज द अबव अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट रेमेडी लाइज इन रिफंड.
क्या हो जाएगा, एडजस्ट नहीं करने देंगे। यानी कि क्या बोला कि तुमने बोला, समझो, आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा था सीजीए, तुमने क्या बोला कि एक है तुमने सप्लाई की तो तुम्हें पेमेंट क्या करना चाहिए था, आईजीएसटी का, इंटर स्टेट है तो, बट तुम्हें पता नहीं लगा, तुम्हें लगा कि वो इंट्रा स्टेट है। क्या बोला, इंट्रा स्टेट, तो तुमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट कर दिया। अब जब सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट कर दिया तो ऐसा नहीं कि तुमने पेमेंट तो कर दिया, अब तुम बोलोगे नहीं नहीं तो मैंने पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे पेमेंट करना होगा तो तुम उससे एडजस्ट कर लेना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वो बोलेंगे कि तुमने सीजीएसटी और एसजीएसटी तो गलत पेमेंट किया, उसका रिफंड ले लो, ठीक है, वो रिफंड से डील होगा। और जो ओरिजिनल में आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि गलती से अगर आप देखो, आपसे पूछ सकते हैं लोग कि मैंने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी पेमेंट कर दिया या आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट कर दी, तो क्या करना पड़ेगा, क्या मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ? ना ना ना, एडजस्ट नहीं, उनका तो अलग से, आपको जो गलत भरा उसका तो रिफंड ले लो, और जो नहीं भरा उसको पहले भरो। देखो क्या बोला उसने, कि उसने बोला कि अगर कोई भी पर्सन है एंटाइटल फॉर द रिफंड हो सकता है, आईजीएसटी पेड एरोनेसी विल बी रिफंडेड, जो भी आईजीएसटी पेमेंट की होगी तुमने उसको रिफंड हो जाएगा। मान लो गलती से तुमने आईजीएसटी की पेमेंट कर दी है, ठीक है, और जो आईजीएसटी पेबल ड्यू टू द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीएसटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आईजीएसटी ड्यू। यानी कि क्या बोला, दो केस, यानी कि जब आईजीएसटी ड्यू था, रॉन्गली आपने पेमेंट कर दी, किसकी, रॉन्ग पेमेंट कर दी आपने, रॉन्ग पेमेंट की आपने किसकी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट कर दी। तो सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है, ये सीजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि भैया इसका तो आपको रिफंड मिल जाएगा। क्या बोला, इसका आपको, ठीक है, वो सीजी वो सेक्शन 54 बोलेगा, ठीक है, इसका तो आपको रिफंड बन जाएगा और इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर जब आपने इसकी पेमेंट नहीं की तो यानी कि इसकी डिले पेमेंट हुई, इसकी पेमेंट नहीं की मतलब इसकी डिले पेमेंट हुई। जब इसकी यानी कि आईजीएसटी की पेमेंट डिले हुई तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपको ऐसे केस में पे नहीं करना है जब आपने सीजीएसटी एसजीएसटी ऑलरेडी जमा कर दिया है। आपका पेमेंट बनता था आईजीएसटी का, तो इसका तो आपको क्या चीज हो जाएगा, आईजीएसटी का। और यहां पे क्या बोला इसने कि इसका तो आपको रिफंड लेना है और इसकी पेमेंट करनी है। इसकी पेमेंट जो की वो लेट पेमेंट की। अच्छा, जब इसकी लेट पेमेंट की है, इसकी लेट पेमेंट की है तो इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, क्या नहीं, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अगर केस है कि आईजीएसटी को एरोनियसली पेड किया था तो उसको तो रिफंड मिल जाएगा आपको, ऐसा केस है तो। लेकिन अगर जहां पे आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी और आपने गलती से पेमेंट कर दी सीजीएसटी एसजीएसटी की, तो जब आप इसकी पेमेंट करोगे आईजीएसटी की तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट देना है उसको नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? यस सर, आपका हो जाता है यहाँ पे टॉपिक खत्म। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।